हेलो, मैं हूं आपका अपना भाई अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो होगी यूपी टेट एग्जाम को लेकर जो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का प्रैक्टिस सेट। जो आज की प्रैक्टिस सेट में पूरे 30 प्रश्नों को आप कवर करेंगे और इसका ध्येय होगा कि 30 में से 30 नंबर पक्का। जो पर्यावरण अध्ययन के आपके यूपी टेट में 30 प्रश्न बनते हैं, वो 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला चलाई जा रही है, अगर इस श्रृंखला को, इस प्रैक्टिस सेट को आप कवर कर रहे हैं तो इसी तरह रोज आपको एक न एक श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अगर आप इस 40-50 प्रश्नों की श्रृंखलाओं को आप पर डे कवर कर रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम में जो इतने भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंग ये श्रृंखला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का दोस्तों पहला प्रश्न अगर देखेंगे आप लोग, पहला प्रश्न है कि महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है। अगर लवण की बात करें तो जो महासागरों में सारे लवण पाए जाते हैं थोड़े न थोड़े मात्रा में, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो लवण है उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है कि आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है कि आपका कैल्शियम क्लोराइड है कि आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, क्या है? अगर आपसे कहीं भी पूछे तो महासागरों में सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जो साल्ट के रूप में पाया जाता है वह सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl। यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो आपका डेथ सी के नाम से जानते हैं, या इसको हम बोलते हैं मृत सागर। आपका एक ऐसा सागर है जिसको हम लोग बोलते हैं मृत सागर। उसमें तो आपका एक जो 1000 ml जल की, अर्थात 1 लीटर जल की बात करें तो 1 लीटर जल में आपका जो 700 संबंधित 3 का अनुपात होता है। 700 आपके लवण NaCl की मात्रा पाई जाती है और 300 ग्राम आपके क्या होते हैं दोस्तों? जल होते हैं। इसलिए इसमें व्यक्ति डूबता नहीं है या मरता नहीं है। इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो लवण पाए जाने वाला मात्रा होती है वो NaCl सोडियम क्लोराइड की होती है। प्यारे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारी बंदरगाह है? अगर ज्वारी बंदरगाह की बात करें तो मुंबई आपका ज्वारी बंदरगाह है कि कांडला है कि आपका जो आपका मार्मगांव है कि आपका पारादीप है, क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें जो ज्वारी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है वो कांडला बंदरगाह, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? याद रखेंगे, जो आपका कांडला बंदरगाह है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है कांडला बंदरगाह? तो आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बताएंगे गुजरात में पड़ता है ये कांडला बंदरगाह। इस तरीकों को, इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। बादीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में है? अगर आपसे पूछे कि जो आपका बादीपुर प्रोजेक्ट टाइगर है, बहुत महत्वपूर्ण आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट का प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर, जो बादीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में है? कर्नाटक में है कि आपका मध्य प्रदेश में है कि आपका गोवा में है कि आपका गुजरात में है? गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बहुत ज़्यादा कई बार ये चीज़ें पूछ चुका है। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद आपका बादीपुर प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 4 नंबर की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? आपसे मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर में एक बार ऐसा प्रश्न बना है कि सबसे ज़्यादा नदियाँ सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी बहा कर लाती हैं? तो इसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदियों द्वारा सबसे ज़्यादा बहा कर लाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी ही होती है। जलोढ़ मिट्टी को अक्सर कर तरीकों में हम लोग 2 रूपों में तो बांट ही देते हैं। ये तरीके, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यह जो होती है जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ मृदा के रूप में हम इसे जानते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होती है खादर मिट्टी और एक होती है बांगर मिट्टी। क्या होती है? एक होती है आपकी खादर और एक होती है बांगर। जो खादर मिट्टी होती है ना, वह नदी के पास की मिट्टी होती है और यह जो नदियों के द्वारा अपर्दन के रूप में बहा कर लाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा के बारे में पूछे, मिट्टी के बारे में पूछे तो आप लोग जलोढ़ मिट्टी को याद रखिएगा। नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है मिट्टी, ये बातों को याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रश्न ये भी बनता है कि कपास किस मिट्टी में उपज होती है? तो जो कपास होती है यह काली मिट्टी की उपज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीकों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। 5 नंबर की बात करेंगे। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तो जो वायुमंडल के परतों के रूप में बांट दिए हैं, वायुमंडल की मुख्य रूप से 5 परतें होती है प्यारे, और इन परतों में सबसे बीच वाली परत होती है, ठंडी परत कही जाती है, जिसको हम लोग मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से प्यारे? तो इसको हम लोग जानते हैं मध्य मंडल के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयन मंडल में क्या चलती है? तो रेडियो तरंगे चलती हैं। चीज़ों को आप लोगों को एकदम तरीके याद रखना है। जो रेडियो तरंगे हो गई
जो आपके टावर हो गए, ये सभी आपके आयन मंडल के हिस्सा हैं। इस तरीकों को आप लोग याद रखेंगे। और बहुत ज़्यादा पूछता है कि वायुयान कहाँ उड़ते हैं, तो जो आपका वायुयान हो गया या आपका ओजोन परत हो गई प्यारे, ओजोन परत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ओजोन परत और वायुयान ये सभी समताप मंडल के हिस्सा हैं। किसके दोस्तों? तो समताप मंडल के हिस्सा हैं। ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 6 नंबर की बात करेंगे। अस्थाई कठोर जल में घुले होते हैं। जो आपकी कठोर जो जल होता है ना दोस्तों, जल में दो प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। एक अशुद्धियाँ होती है अस्थाई और एक होती है अस्थाई। याद रखेंगे, दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि अस्थाई कठोर जल में घुले होते हैं, क्या घुले होते हैं? तो जो आपके अस्थाई कठोर जल होता है ना, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट प्यारे घुले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, वाहनों से निष्कासित गैस में सर्वाधिक मात्रा होती है। जो आपके वाहन होते हैं ना, जैसे कि जिसमें आप लोगों का डीजल पेट्रोल आदि का यूज किया जाता है और उसके साइलेंसर से धुआं निकलता है, और उसके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है वो प्रदूषण फैलाता है। और उस प्रदूषण या उस पॉल्यूशन में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, यही पूछा है। तो वाहनों से निष्कासित गैस से सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड की होती है प्यारे? नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड की होती है? नहीं। नाइट्रोजन ऑक्साइड की होती है? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो जो याद रखेंगे, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको हम लोग CO बोलते हैं ना, यही आपके वायुयान के साइलेंसर से सबसे ज़्यादा मात्रा में निर्मुक्त होती है। इस तरह आप लोगों को याद रखेंगे। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, ये अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा, अम्लीय वर्षा पूछे और कई बार पूछा भी है कि अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा मात्रा या किसके कारण होती है अम्लीय वर्षा? तो अम्लीय वर्षा का सबसे मुख्य कारण जो होता है ना, याद रखेंगे, SO2 होता है। और जो आपके वाहनों से निष्कासित गैस होती है वो CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना होगा। और यहीं पे प्यारे मैं आपको एक चीज़ और भी साथ में कवर कराते चलूँ। यहीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है कि वाहनी ईंधन किसे बोलते हैं। अगर वाहनों का प्रदूषण आपने जाना तो वाहनों का ईंधन भी जान लीजिए। जो वाहनों का ईंधन होता है, पेट्रोल डीजल आदि तो होते ही हैं, लेकिन जो CNG बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका हिंदी नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, या इसका हम लोग वाहनों में ईंधन में प्रयोग करते हैं। CNG का कई बार फुल फार्म पूछा है, 2 बार फुल फार्म पूछा है, तो फुल फार्म आप लोग याद रखेंगे। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। 1-2 बार तो LPG का फुल फार्म पूछ दिया है। LPG जो घरों में रसोई घरों में प्रयोग करते हैं, इसका लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, कई बार पूछा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये तरीके आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को आपको प्यारे लाइक करना होगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और मैं कहता हूं कि अभिषेक एकेडमी के इस पोर्टल पे आपको इतने सारे प्रश्न मिलेंगे कि अगर आपने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया तो एग्जाम में आपको मैं तो नहीं कहूँगा कि सारे प्रश्न मेरे फंसेंगे, लेकिन आपको मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आपको चीज़ें इतनी मिल जाएंगी, इतनी परफेक्ट मात्रा में आपको मटेरियल में पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको सोचना नहीं रहेगा। आपका एग्जाम आपके हाथों में होगा, केवल आपको पढ़ना होगा। और अभिषेक एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मुझे मदद भी पहुंचा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। मुख्य रूप से दोस्तों पूछता है ना, ग्रीन हाउस गैस से मुख्य रूप से 4 या 5 प्रकार की होती है। 5 ही ले लूँ, चलो 4 को मुख्य रूप होती हैं। एक मैं बता दूं, जलवाष्प होता है, जलवाष्प को हम लोग लेते हैं, तो जलवाष्प को लेकर 5 हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, आपका CH4 जिसको मेथेन बोलते हैं, आपका CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, आपका N2 नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ये आपके क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और ग्रीन हाउस गैस से संबंधित प्रभाव पूछा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी से ताप में वृद्धि होती है, ये इसका मुख्य रूप है। कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से ताप में वृद्धि होती है, इसे बोलते हैं। कि वायुमंडल में नाइट्रोजन से ताप में वृद्धि होती है, इसे बोलते हैं दोस्तों। अब मेरे प्यारे साथी इतने होंगे कि जो इस ऑप्शन को पढ़ने के बाद उनको कुछ चीज़ें मिल गई होगी, उनको लग रहा होगा कि ऑप्शन सही है। अगर आपने बिल्कुल C को चुना है ना, तो आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही है। कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से ताप में जो वृद्धि होती है, इसी कारण हम लोग इसको ग्रीन हाउस प्रभाव संबंध इससे रखता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो आपका जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल को एक आवश्यकता से अधिक इसका तापमान बढ़ जाना ही आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता
बढ़ाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैसें होती हैं उसे हम ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं अगर आपसे पूछे तो इसको याद रखेंगे, CH4 को, मेथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को। ये सभी गैसें हैं ना, ये सभी गैसें आपके वायुमंडल को गर्म करने का काम करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसों का नाम देते हैं, इसलिए इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा। आपको याद रखना होगा जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ना, अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे कि उपराष्ट्रपति को देंगे कि प्रधानमंत्री जी को देंगे कि लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। तो जो आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ना, अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, एक दो बार प्रश्न ऐसे बने हैं ना कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन करता है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का काम अगर पूछे देना कि बुलाता कौन है ना, तो आप लोग बता दीजिएगा बुलाने का काम बुलाता का कौन है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। जब राष्ट्रपति जी को लगे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच मतभेद हो गए हैं किसी बात को लेकर, किसी बिल को लेकर, किसी बजट को लेकर, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का काम तो राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन इन दोनों बैठक जब बुला ली जाती है तो इनकी जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं प्यारे, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आप इस चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं, और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं तो याद रखेंगे पदेन उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा के क्या होते हैं, तो राज्यसभा के ये होते हैं अध्यक्ष। इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ना, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। इस चीज़ों को याद रखेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइएगा कितने साल का होता है प्यारे, 6 साल का होता है। ये जो राज्यसभा होती है ना, ये आपके अस्थाई सदन होती है। क्या होती है, अस्थाई सदन होती है। और जो लोकसभा होती है ना, ये विखंडित हो जाती है, ये अस्थाई सदन होती है। क्या होती है दोस्तों, अस्थाई सदन होती है। आपको मैं एक बात और बता दूं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितने साल की उम्र होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र प्यारे होनी चाहिए कितनी साल, 25 साल। 25 साल की उम्र आपने क्लियर कर लिया है, 25 साल की उम्र आपने व्यतीत कर लिया है, तो लोकसभा का अध्यक्ष आप बन सकते हैं। और राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और इतने चीज़ों को कवर करिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, अगले प्रश्न के तरफ आप लोगों को दिखाते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं। अगर आपसे पूछे कि जो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थान कहाँ है, तो देवप्रयाग है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को। कब प्यारे, तो प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखेंगे विश्व प्रदूषण जो आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग इसको हमको बताइएगा 5 जून किस रूप में मनाया जाता है। तो 5 जून के बारे में बात करें तो याद रखेंगे 5 जून को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। बहुत बार ये बना है कि 5 जून को आप लोग किस रूप में मनाते हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, मैं बता भी दूं तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं किसको, 5 जून को। बहुत लोग होंगे जो आप लोग इस चीज़ों को नहीं जानते होंगे। बहुत बार पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस रूप में किस तारीख को मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, बहुत ज़्यादा पूछा है, 16 सितंबर किस रूप में मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में। कई बार पूछा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। इस तरह चीज़ों को आपको याद रखना होगा। चलिए आगे ले चलते हैं, दही जमाने में सहायक होती है, तो इसमें से कौन आपका जीवाणु होता है जो दही को जमाने में सहायक होता है। तो आपको बताना होगा दही को जमाने में जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है ना, इस सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है ना, वह दही जमाने में सहायक होता है, याद रखेंगे। और जो आपका दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र से करते हैं, तो लैक्टोमीटर से करते हैं। दूध की जाँच कैसे करते हैं, तो लैक्टोमीटर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच करते हैं। ये भी एक दो बार प्रश्न बना ही है आपका, सुपर टेट में बना है प्रश्न, इसको याद रखिएगा।
आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो कौन सा रोग होता है जो विषाणु से होता है? विषाणु से रोग मैंने तो बता दिया था ना, जो चेचक होता है। ऑप्शन नंबर यही बिल्कुल सही है, मैं आपको पढ़ाया भी हूँ। जो चेचक होता है ना वो विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर की बात करते हैं, निम्न में से कायांतरित चट्टान का उदाहरण। कायांतरित चट्टान का उदाहरण सबसे बेस्ट जो होता है ना, आपको पता है ना, संगमरमर जो होता है ना, क्या होता है दोस्तों? संगमरमर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कायांतरित चट्टान का उदाहरण क्या है? तो संगमरमर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे ले चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है ना वह क्या होती है दोस्तों, आपको बताना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है ना वह आपका जो ग्लोब है ना उसके बीचों बीच जाती है। तो बीचों बीच जाती है तो मतलब क्या होगा प्यारे? 180 अंश देशांतर को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अब आप लोग ग्लोब देखिएगा, जो बीचों बीच जाएगी ना, जो बीचों बीच जाएगी ना, यही होती है दोस्तों आपकी क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है और 180 अंश देशांतर होती है। इस तरह की चीज़ों को आपको याद रखना होगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहीं पे मुझे चीज़ें याद आ रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है ना कि आप लोग इसको बताइएगा कि आपका, जैसे मेरे ध्यान पे वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, चूँकि मैं आपको अगर कंफर्म हो रहा है तो अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि चलिए मकर रेखा और एक होती है कर्क रेखा, बहुत ज़्यादा आपसे पूछता है कि मकर रेखा क्या है, और एक चीज़ होता है आपसे पूछता है कि कर्क रेखा क्या होता है। कर्क रेखा तो जो ऊपर होता है ना, याद रखें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और निचली नीचे को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो आपसे मैं बता दूं, ऊपर एक लिखने के लिए तो मैं इसको डिफरेंस लिख दिया, लेकिन मैं बता रहा हूं जो आपके जैसे कि आप चीज़ों को बहुत तरीके से कवर करिएगा ना तो आपको 23.5 डिग्री याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 23.5 डिग्री जो आपका दक्षिणी है ना, क्या है दोस्तों? 23.5 डिग्री दक्षिणी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी को हम लोग मकर रेखा का नाम देते हैं। और 23.5 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे? इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ये चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। एक दो बार यूपी टेट में चीज़ें बनी हैं तो मैं इसको कवर कर ले रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब बना था? अगर आपसे पूछे जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून जो था ना वह कब बना था? तो 1974 में बना था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून बना था 1974 में बना था। इसको आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ प्यारे, आप लोग इसको याद रखेंगे। जो जल में प्रदूषित जल होती है या नदियों को जल में जो प्रदूषण का माप होता है वह किसके माध्यम से करते हैं? बीओडी। बीओडी जो होता है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जल के अंदर जो खुली ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, इसकी हम माप करते हैं। और बीओडी का फुल फॉर्म कई बार पूछा है, या जल में प्रदूषित जल की माप की पहचान किसके के माध्यम से करते हैं? तो आपको याद रखना होगा बीओडी के माध्यम से। ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात यहाँ पे प्रदूषण की, पॉल्यूशन की आई है तो मैं बता दूं, जो भारत में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन या मापने का कार्य जो करती है ना वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करती है। क्या करती है दोस्तों? याद रखेंगे, एक प्रदूषण नियंत्रण या प्रदूषण मापन की एक संस्था है जिसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो भारत में क्या करती है दोस्तों? प्रदूषण मापने का कार्य करती है, मेजर करने का काम करती है। और इसका जो इसका संस्था का कार्यालय कहाँ पे है या कहाँ पे उपस्थित है अगर पूछे तो नई दिल्ली। याद रखेंगे कहाँ पे प्यारे? तो नई दिल्ली में है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और ये क्या करती है? तो ये प्रदूषण मापने का काम करती है। इस तरह चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण क्या होता है? अगर आपसे कहीं भी पूछे ना तो आप तुरंत बताइएगा। जो आपकी ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है ना दोस्तों, यह किसके कारण होती है? तो आपका आर्सेनिक के कारण होती है। किसके कारण होती है दोस्तों? आर्सेनिक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे इस चीज़ों को, तरीकों को आप कवर करते रहिएगा। आगे देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, बार बार कहता हूँ दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये ऐसा है ना, पक्षियों के लिए सबसे बेस्ट घर इसको माना गया है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जयपुर में है कि पंचमंडी में है कि शिवपुरी में है कि भरतपुर में है? आपको बताना होगा। सबसे पहले तो आपको याद ही रख लीजिए कि जो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे प्यारे? राजस्थान में। और राजस्थान की किस जगह? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान के भरतपुर में। इसको आपको याद रखना होगा।
आगे देखते हैं, भारत में सबसे वन किस राज्य में पाए जाते हैं? अगर आपसे पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे कम वन छत्तीसगढ़ की, पंजाब की, आपका हरियाणा की, आपका उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे सबसे कम वन जो वहाँ के क्षेत्रफल है ना दोस्तों, उस क्षेत्रफल का केवल 4% ही वन पाया जाता है हरियाणा का। और हरियाणा की जो भूमि है ना, यहाँ के जो किसान है ना, उस भूमि को पेड़ों को या वनों को नष्ट कर करके उसमें वो फसल बोने का काम कर रहे हैं। तो याद रखेंगे, जो भारत में सबसे कम वन की बात पूछे तो हरियाणा, केवल वहाँ के पूरे क्षेत्रफल का 4% हिस्से पर ही वन उगाया गया है। तो हरियाणा को आप ऑप्शन नंबर सी कैद कर लीजिएगा और लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 20 नंबर की बात करते हैं। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? याद करिएगा दोस्तों, और मेरे प्यारे कितने साथी होंगे जो इस प्रश्न को देख कर ही उसका हल निकाल लेंगे। और बहुत बार रटा रटाया प्रश्न है कि जो बायोडीजल किससे कौन से ब्रिज से तैयार किया जाता है। जो बायोडीजल है ना दोस्तों, बायोलॉजिकल डीजल है दोस्तों। और याद रखेंगे, जो बायोडीजल है वह किससे तैयार किया जाता है, तो आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, सागौन से होता है कि आपका जेट्रोफा से होता है, कि यूकेलिप्टस से होता है, कि आपका देवदार से होता है, किससे होता है? आप लोगों को आशा करते हैं आपने लॉक भी कर लिया होगा। जो जेट्रोफा वृक्ष है ना, इससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको मैं एक बात बता दूं, प्रकृति का जैसे कि वृक्षों में देखते हैं ना कि जो भूमि को क्या करता है दोस्तों, याद रखेंगे, बंजर भूमि में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसको जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टस सफेदा बोलते हैं। और ये याद रखेंगे, प्रकृति का क्या कहलाता है दोस्तों? दुश्मन के रूप में इसको हम जानते हैं, यूकेलिप्टस। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये भी ध्यान रखिएगा। और बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? तो जेट्रोफा से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसे भूमध्य सागर का प्रकाश कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश किसको आप बोलिएगा? याद रखेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें से एक आपकी ज्वालामुखी है जिसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और इससे हरदम लावा निकलता है दोस्तों, और प्रकाश निकल रहा है। और इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो आप लोगों को अगर कहीं भी पूछे तो आप लोग बताइएगा स्ट्रोम्बुली। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, स्ट्रोम्बुली जो सक्रिय ज्वालामुखी से, इसके अंदर से प्रकाश और लावा निकलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसी जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे, बहुत से ऐसे मेरे प्यारे साथी होंगे जो नीम के साथ चले जाएंगे, लेकिन नीम ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये गलती की है तो गलती दोबारा आप मन न करिएगा। इसलिए मैं इस तरीकों को आपको बताऊं कि निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से किसी जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जैविक खाद के रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं, उसका नाम क्या है दोस्तों? एजोला है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। एजोला के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो एजोला के बारे में आप लोग काफ़ी चीज़ों को कवर करिएगा। इसका प्रयोग हम लोग खेतों में करते हैं साथ ही इसका प्रयोग हम लोग पशुओं के चारों के रूप में भी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? मैं आपको बता भी दूं, रेड कलर में सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। और लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य से प्रकाश किरणें पौधा तो प्राप्त करता ही करता है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे, जो आपके वायुमंडल में गैस होती है जिसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण, CO2 गैस का भी वो प्रयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको बोलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो पौधे होते हैं वो O2 गैस क्या करते हैं? निर्वाहित करते हैं। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, निर्मुक्त करते हैं मतलब कि वह हमें देते हैं, और CO2 मेरा क्या करते हैं दोस्तों? ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है, कलर में होती है? तो लाल रंग में होती है। और जो पेड़ पौधे का हरा भरा रंग जो आप लोग देखते हैं, पड़ किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन, ये आप लोगों को मैं तो बताऊंगा नहीं, ये आप हमें क्या बताइएंगे। तो जो पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं ना, किसके कारण होते हैं? तो मैं आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। लेकिन बहुत ऐसे प्यारे साथी होंगे जो कमेंट करते ही नहीं हैं, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उसको जानना भी नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं ना, वो हरी भरी होती हैं। चलिए आप मुझसे ही जान लीजिए। पर्यावरण आयोजन के साथ मूल्यतः संबंधित संगठन कौन है? तो पर्यावरण आयोजन के साथ जो संगठन काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसरो बोलते हैं, कि NEERI बोलते हैं, कि ICR बोलते हैं, कि CIFRI बोलते हैं? क्या बोलते हैं आपको बता दें, जो पर्यावरण आयोजन के साथ मूल्यतः संबंधित संगठन है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? NEERI बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सबसे मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? अगर आपसे पूछे कि सबसे मुख्य वायु प्रदूषक कौन है, सभी वायु प्रदूषक हैं। ओजोन है, कि आपका गंधक है, कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जिसको बोलते हैं, कि आपका CO
कार्बन मोनो है, कि आपका ओजोन O3 है, कि आपका गंधक, गंधक किसको बोलते हैं प्यारे, सल्फर को बोलते हैं, SO2 को है, याद रखेंगे क्या है। तो सबसे मुख्य वायु प्रदूषक जो होता है ना, याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण फैलाने का काम करता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों, CO, जिसको ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, मानव किस प्रकार का, किस उपभोक्ता, किस प्रकार का उपभोक्ता है। याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे उत्पादक के रूप में नहीं आता है जो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है, अपघटक के रूप में नहीं आता है, यह उपभोक्ता के रूप में आता है। और उपभोक्ता की श्रेणी में आप लोग जानते हैं उपभोक्ता मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आपको बता दें जो खाद्य श्रृंखला में मानव होता है ना, याद रखेंगे वह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता के रूप में आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो खाद्य श्रृंखला में मानव होता है वह प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है सर्वाहारी के रूप में आता है। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता मतलब कि यह शेर जैसे, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब जैसे आप लोग देखें ना, हिरण हो गया, आपका बकरी हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, तो मतलब जो शाकाहारी को भी खा रहा है लेकिन मनुष्य होता है वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्त है, अर्थात वह सर्वाहारी बोला जाता है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है। अगर आपसे पूछे तो आपको बता देना है दोस्तों, जो आपका पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है वह कहाँ है, बेंगलुरु में। कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाएगी, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाएगी, जहाँ पे पेड़ पौधे हरे भरे होंगे। और कहाँ पे पेड़ पौधे आपको हरे भरे दिखेंगे, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों वाले जो क्षेत्र होंगे ना, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्लेग किसके द्वारा फैलता है। अगर आपसे पूछे तो प्लेग किसके द्वारा फैलता है, तो यह जीवाणु से, कि विषाणु से, कि प्रोटोजोआ से, कि उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखिएगा जो प्लेग होता है ना, वो फैलने का मुख्य जो इसका फैलाने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु से बोलते हैं। प्लेग जो होता है वह जीवाणु से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे 30 प्रश्नों को हमने कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। दीजिए मुझे विदा, देखते रहे एफसेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।